हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। और हम इससे पहले बहुत सारे हिंदी के टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहां से जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता को बताते हैं वे क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे मोहन अचानक गिर गया, गिरा अचानक गिरा, तो गिरने की जो विशेषता हुई वो अचानक हुई। इसलिए जहाँ पर क्रिया शब्दों की विशेषता का हमें पता चलता है वहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे अंधेरा नहीं होगा, चाल चलन नहीं, धीरे धीरे हाँ ये होगा, क्योंकि मोहन चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो यह धीरे धीरे शब्द क्या होगा? क्रिया विशेषण शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसमें हमें बताना है कि अधि उपसर्ग किसमें प्रयोग नहीं किया गया है। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो शब्दों से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग होते हैं, और जो शब्द शब्दों के बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अध्यापन, अधिधनापन, अधीर, देखते हैं अध्यादेश, अध्यादेश भी, अधिधनादेश, अध्यवसाय, अधिधन व्यवसाय, तो ये तीनों ही हमारे अधि उपसर्ग से बने हुए हैं। जबकि अधीर, अधीर शब्द एक ऐसा है जो कि अधि उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? हमें बताना है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 28, 26 और 30। तो दोहे में जो होती हैं कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। कैसे? जो कि 13 और 11 के अकॉर्डिंग होती हैं। पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। इसी तरह से दोहे की अगर सोरठे की बात करते हैं तो सोरठे में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। सोरठे में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अक्षरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षरोट शब्द जिसका तत्सम रूप हमें बताना है। अखरोट यानी कि हमें यहाँ से पता चलता है कि अखरोट शब्द क्या है? ये स्वयं में ही एक तद्भव शब्द है। ये एक तद्भव शब्द है, तो हमें इसका क्या बताना है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जू के तू लिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या असरोट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अक्षोट। अक्षरोट यानी कि अखरोट। अखरोट का तत्सम शब्द अक्षोट। नेक्स्ट, दूसरा ताजमहल किसकी रचना है? यहाँ पर ये प्रश्न है हमारा रचना से। अलका सराबनी, मैथिली पुष्पा, नाशिरा शर्मा या मंजूर भगत। अगर हम बात करते हैं दूसरा ताजमहल की, या बात करते हैं हम खुदा की वापसी, खुदा की वापसी, या बात करते हैं हम शमी कागज, या बात करते हैं हम पत्थर गली। एक साथ हमने 4 रचनाएं पढ़ी हैं। दूसरा ताजमहल, खुदा की वापसी, शमी कागज या पत्थर गली। ये चारों ही रचनाएं किससे संबंधित हैं? ये हो जाएंगी नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल, खुदा की वापसी, शमी कागज और पत्थर गली, ये चारों ही नासिरा शर्मा से हो जाएंगी। नेक्स्ट, स्थावर का विलोम है। स्थावर, स्थावर किसे कहते हैं? जंगल, जंगम, संपत्ति या स्थापना। तो स्थावर हो जाएगा जंगम शब्द के लिए। स्थावर का विलोम जो हो जाएगा जंगम। स्थावर जो इधर उधर विचरण करने वाला हो और जंगम जो स्थिर रहने वाला हो, तो इसलिए स्थावर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा जंगम। नेक्स्ट, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन किसके लिए प्रयोग होता है? राम, विष्णु, कृष्ण और ब्रह्मा।
तो जनार्दन के लिए यहाँ आएगा कृष्ण। जनार्दन कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। जनार्दन का पर्यायवाची कृष्ण है या कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है। निरपराध में हमें ये बताना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया गया है। उपसर्ग यानी कि जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। नी, निर, ने या निरप। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, नी नहीं होगा, ने नहीं होगा और निरप नहीं होगा, बल्कि निर में भी ये, क्योंकि हमारा जो शब्द बनता है निर धन अपराध, निरपराध। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, निर्धन अपराध, निरपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शेर को देखकर डैश यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होता है। शेर को देखकर डैश यह वाक्य, इसको हमें मुहावरे से पूर्ण करना है। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मैं आग बबूला हो गया, ये मेरे प्राण सूख गए। तो शेर को देखकर तो क्या होता है, प्राण ही सूख जाने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वरदान किसकी रचना है। अगर हम बात करते हैं वरदान की या इसकी भी चलो एक दो रचनाएं देख लेते हैं। वरदान के बाद प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम के बाद प्रतिज्ञा, वरदान, प्रेमाश्रम या प्रतिज्ञा, ये किसकी रचनाएं हो जाएंगी, ये हो जाएंगी प्रेमचंद। वरदान, प्रेमाश्रम या प्रतिज्ञा। और इसी के साथ साथ गोदान, गोबान, ये भी प्रेमचंद की ही है। एक अधूरा उपन्यास भी है और एक मंगलसूत्र, मंगलसूत्र जो कि एक अभी अधूरी रचना है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ये चला जाएगा प्रेमचंद जी के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। हमें इसमें ये बताना है कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं बारात और वसंत, इसमें से सही शब्द युग्म कौन सा है। तो बारात और वसंत के लिए ये आता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बारात नहीं होता है, ये बारात और वसंत बोला जाता है, जबकि बाकी ऑप्शंस में गलत लिखा हुआ है। जो शुद्ध ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, ये हो जाएगा बारात और वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये वाक्य किसका उदाहरण है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। तो यहाँ पर पिता ने समझाया कि जब दो शब्द यहाँ पर जुड़ते हैं, दो शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं तो मिश्रित हो जाते हैं। तो यहाँ से हम मिश्र वाक्य लगाते हैं। एक, जब प्रथम वाक्य और जो सेकंड वाक्य होता है, पहला और दूसरा वाक्य होता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये मिश्रित वाक्य में आते हैं। पिता ने समझाया, उसके बाद सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने क्या समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ये दोनों ही सेंटेंस जब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो वहाँ मिश्र या मिश्रित वाक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष्य है। इसमें मैं नहीं होगा, ये में। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इस सेंटेंस में हमें विशेष शब्द बताना है। विशेष्य क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता को बताया जाता है वो विशेष्य होते हैं। जैसे छोटा आदमी, आदमी कैसा है, छोटा है, तो आदमी शब्द विशेष्य होगा, जबकि उसके विशेषण होगा छोटा होना। तो यहाँ पर वह श्रेष्ठ उपासक है। अब विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, ये तो हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा, जबकि कौन है श्रेष्ठ, उपासक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये चला जाएगा उपासक के साथ, क्योंकि विशेष शब्द क्या है, उपासक, और इस उपासक की जो विशेषता को बताया जा रहा है वो होना है श्रेष्ठ होना। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा उपासक, और इस उपासक शब्द की विशेषता हो जाएगी यानी कि विशेषण शब्द हो जाएगा श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, धेयलता इस सामसिक पद में कौन सा समास है। धेयलता, धेयलता की अगर हम बात करते हैं तो धेयलता का जो विग्रह होता है
ये होता है देह रूपी लता। अब उसके लिए जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात आती है तो हमें पता है हम कर्मधारय समास का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आंसर चला जाएगा कर्मधारय समास। क्योंकि अगर हम अव्यय भाव के साथ जाते हैं तो अव्यय भाव में क्या होता है, हमें उपसर्ग की उत्पत्ति का पता चलता है कि स्टार्टिंग में हम उपसर्ग जुड़ा हो, जैसे आजन्मा और अभिप्राय, इस तरह के शब्द में स्टार्टिंग में हमें उपसर्ग देखने के लिए मिलता है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची शब्द मिलते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह मिलते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर चला जाएगा वो कर्मधारय समास के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, सुहाग के नुपुर किसका उपन्यास है? सुहाग के नुपुर की अगर हम बात करते हैं, या खंजन नयन, खंजन नयन की अगर हम बात करते हैं, या मानस का हंस, मानस का हंस, किस किस की? सुहाग के नुपुर, खंजन नयन या मानस का हंस। तो ये किसके साथ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे अमृतलाल नागर के साथ। सुहाग के नुपुर, खंजन नयन और मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, खंजन नयन और मानस का हंस, ये चले जाएंगे अमृतलाल नागर के साथ। नेक्स्ट, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, इसके लिए हमें बताना है कि किस काल का एग्जाम्पल है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भविष्यत काल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भविष्यत काल। तो राम खाता होगा, अब होगा के लिए शब्द प्रयोग हो रहा है, हालांकि ये भविष्य में नहीं है, लेकिन खाने की बात हो रही है, तो ये संदिग्ध वर्तमान में ही खा रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, उसके लिए बात की गई है। तो वर्तमान में ही संदिग्धता दर्शा रहा है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। संदिग्ध क्या होता है? जिसके लिए हम श्योर नहीं होते हैं कि ये काम हो रहा है, हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पर संदिग्ध होता है। नेक्स्ट, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष हमें पता है, अधिकरण तत्पुरुष के लिए हम किस का प्रयोग करते हैं? में या पर। जिन शब्दों से हमें में या पर की उत्पत्ति होती है, में या पर विभक्ति चिन्ह मिलते हैं, वहां पर हमें अधिकरण तत्पुरुष होता है। देखते हैं अपने ऑप्शंस को। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देशाटन, देश में अटन या भ्रमण, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ, धर्म से भ्रष्ट। तो यहाँ पे धर्म से भ्रष्ट, पुरुषोत्तम, देशाटन और कुल श्रेष्ठ, ये तीनों ही हमारे अधिकरण तत्पुरुष से हैं। लेकिन धर्म से भ्रष्ट, यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह की उत्पत्ति हो रही है, विभक्ति चिन्ह मिल रहा है हमें से, जबकि हमें में और पर वाले देखने हैं, जो इससे अलग है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर धर्म से भ्रष्ट यानी कि धर्म भ्रष्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो अधिपूर्ण तत्पुरुष में नहीं आता है। नेक्स्ट 18, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी देशज, तत्सम, तद्भव या विदेशज। तो खिचड़ी शब्द कैसा है? ये देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो जिनकी उत्पत्ति उसी देश से, चाहे उस किसी सामान्य भाषा से लिए हुए हों, देश से होती है, वो देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? वर्ष 2016 की अगर हम बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को दिया गया। किसे? नासिरा शर्मा को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल एक सबसे बड़ा तो जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर हम वर्तनी की बात करते हैं तो उज्ज्वल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। क्यों? क्योंकि उज्ज्वल को मोस्टली लिखते हैं उज्ज्वल ऐसे करके भी लिखते हैं, लेकिन जो ये वाली वर्तनी है हमारी ये गलत है। उज्ज्वल की जो सही वर्तनी है वो क्या हो जानी है? ये होनी है, उज्ज्वल की सही वर्तनी हो जानी है। अब इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। उज धन बल, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल या उज धन बल। तो इसकी जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन ज्वल, उज्ज्वल उत धन ज्वल। इस संधि विच्छेद में कौन सा संधि विच्छेद है? ये किसके अंतर्गत आता है? स्वर संधि के अंतर्गत, व्यंजन संधि के अंतर्गत या विसर्ग संधि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये व्यंजन संधि के अंतर्गत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, श का उच्चारण स्थान क्या है?
श का उच्चारण स्थान बताना है हमें, कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो श का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये हो जाएगा तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विशेष्य शब्द है। विशेष्य शब्द अभी हम बात करके गए हैं, वे शब्द जिन शब्दों की विशेषता को बताया जाता है वो विशेष्य शब्द होते हैं। जैसे ऑप्शन है हमारे ललिता, सुंदर, लंबा या लघु। सुंदर, लंबा और लघु ये तो स्वयं में विशेषण शब्द हैं, क्योंकि इससे हमें विशेषता का पता चल रहा है। जबकि ललिता, ललिता के लिए हम कह सकते हैं कि ललिता छोटी है, ललिता मोटी है, ललिता लंबी है। तो ये शब्द ललिता के लिए अगर प्रयोग करते हैं, यानी कि ललिता शब्द के लिए अगर हम विशेषण शब्द को प्रयोग करते हैं तो ललिता शब्द विशेष शब्द हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विशेष्य ललिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन के संधि विच्छेद के लिए प धन वन, प धन अवन, पो धन अन या पौ धन अन। तो पवन के लिए पो धन अन, पो धन अन, पवन का संधि विच्छेद पो धन अन। यहाँ पर हमारी संधि जो हो जाएगी अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया का क्या अर्थ है। इसके लिए हमें अर्थ बताना है। पहाड़ को खोदकर चिड़िया निकालना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, बहुत परिश्रम लाभ बहुत ही थोड़ा। तो जब हम कोई बड़ा काम करते हैं और उससे छोटी चीज़ की प्राप्ति होती है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन लाभ हमें बहुत थोड़ा ही मिला। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा परिश्रम बहुत लेकिन लाभ बहुत ही थोड़ा। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी, हम अगर अष्टाध्यायी की बात करें तो हमें प्रारंभ में ही पता चल रहा है कि अष्ट हैं अध्याय जिसके, यानी कि संख्यावाची शब्द की हमें प्राप्ति हो रही है। और जहाँ हमें संख्यावाची शब्द मिलता है वहाँ हम द्विगु समास के साथ जाते हैं। जबकि बहुब्रीहि में क्या होता है, बहुब्रीहि में किसी तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तो कर्ता, कर्म, कारक ये सब इसमें मिलते हैं। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा द्विगु समास के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है। अब इसमें सेवक को शब्द के लिए हमें कारक बताना है। कर्म कारक होगा, संबंध कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या करण कारक होगा। तो दान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो दान के संदर्भ में आता है हमारा संप्रदान कारक। किसी को दान देना, किसी को कोई वस्तु देना, उसके लिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित सर्वनाम का शब्द एक उचित शब्द बताइए। अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं के लिए अगर बात की गई है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो स्वयं के लिए हमें पता है कि स्वयं कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष की बात होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी चीज़ के लिए हम निश्चिंत होते हैं कि ये यही चीज़ है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक जब हम किसी चीज़ के श्योर नहीं होते हैं, कुछ रखा हुआ है, कोई आया है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन जब स्वयं के लिए, खुद के लिए कोई बात करी गई है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है। दांत काटी रोटी के लिए हम किस अर्थ का प्रयोग करते हैं। गहरी दुश्मनी, गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना या पीछे पड़ना। तो दांत काटी रोटी यानी कि बहुत गहरी दोस्ती होना। तो दांत काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती होना इसके लिए अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें 2, 4, 3 या 5, तो अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं ये हो रहे हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। य, र, ल, व ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। जबकि अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो वो भी हमारे कितने होते हैं, वो भी
4 प्रकार के होते हैं और संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं, 4 ही प्रकार के होते हैं। आपको ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। अपादान कारक का हमें एग्जाम्पल बताना है। मोहन चलते चलते गिर गया, छत से पत्ता गिर गया, सीमा राधा के पास बैठी है, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें अपादान कारक की तो अपादान कारक के लिए क्या होता है, अपादान कारक के लिए भ, तुलना या अलगाव, भय, तुलना या अलगाव, इनकी हमें जहाँ पर उत्पत्ति होती है वहाँ अपादान कारक होता है। अब देखते हैं किस शब्द में हमें कौन सा चीज़ ऐसी मिल रही है। मोहन चलते चलते गिर गया, भाई चलते चलते गिर गया है, यहाँ ना तो हमें अलगाव दिखाई दे रहा है, ना हमें भय दिखाई दे रहा है और ना ही हमें कोई तुलना दिखाई देती है। छत से पत्ता गिर गया, हाँ छत से पत्ता गिरने पर यहाँ अलगाव हमें दिखाई देता है। सीमा राधा के पास बैठी है, यहाँ पर भी हमें भय, तुलना या अलगाव में से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा छत से पत्ता गिर गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छत और पत्ता इन दोनों में अलगाव दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निशा निमंत्रण किसके द्वारा रचित है। निशा निमंत्रण महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो अगर हम यहाँ देखें दो चट्टाने या निशा निमंत्रण, तो इसके साथ ये चली जाएंगी हरिवंश राय बच्चन जी के साथ। निशा निमंत्रण या दो चट्टाने ये किसकी रचना है, ये रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, शीर का तद्भव शब्द क्या है। तद्भव यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी में या किसी और भाषा में परिवर्तित रूप उसका रखा जाता है वो तद्भव शब्द होते हैं। यानी कि शीर शब्द कैसा है, शीर शब्द यहाँ जो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द। शीर शब्द हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। इस शीर शब्द का हमें तद्भव शब्द बताना है, यानी कि इसका तद्भव क्या हो जाएगा, शहर, शेर, खीर या सिरा। तो शीर के लिए अगर हमें तद्भव शब्द बताना है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि शीर का तद्भव शब्द क्या होगा। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस, आशा आपको पसंद आएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ इसी तरह की वीडियोस हम फिर से लेके आते रहेंगे। आपको क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाने हैं तो उसके लिए भी आप हमें बताइए, या आपने कोई व्यूज़ हैं, आपको राय देनी है तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।